नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचलाइन, आपके साथ मैं हूं प्रताप सिंह। राजस्थान में विकास की क्रांति अब रफ्तार ले रही है और इसमें शामिल है डबल इंजन सरकार का दम। केंद्र की नरेंद्र मोदी कैबिनेट से मरुधरा की रिफाइनरी और राजधानी जयपुर के मेट्रो फेज 2 को मेगा मंजूरी प्रदान की गई है। सियासी और विकास का नया चैप्टर लिखने को यह तैयार है। 2 साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के साथ पीएम मोदी का डबल गिफ्ट पिंक सिटी की सड़कों से लेकर उद्योग तक नई इबारत लिखेगा। कहा तो ये जा रहा है कि गुलाबी नगरी में मेट्रो के नए ट्रैक और पचपदरा रिफाइनरी दोनों ही जब कमाल करेगी तो राजस्थान विकास का असली मॉडल वाला राज्य बनेगा। ऐसा इसलिए कि ये दोनों केवल प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि नए राजस्थान का नया भरोसेमंद बढ़ता कदम है, जिसकी शुरुआत का बिगुल बच चुका है। आज पंचलाइन में चर्चा पीएम मोदी के मिले डबल गिफ्ट से होने वाले प्रदेश के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास की गति को लेकर करेंगे। लेकिन उसके पहले भाजपा के नेता सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा इस दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर, आप ही सुनिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मसले जो राजस्थान जैसे बड़े भूभाग के प्रदेश को निहायत जरूरी थे, सामयिक थे और युगानुकूल थे। पश्चिमी राजस्थान की भाग्य रेखा की तरह काम करने वाली रिफाइनरी 21 तारीख को 21 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रिफाइनरी के प्रथम चरण का उसका उद्घाटन करेंगे। भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट के जो आर्थिक मामलों की समिति है, उन्होंने उस रिफाइनरी की कॉस्ट को बढ़ाते हुए 79,000 करोड़ इसका प्रावधान उस रिफाइनरी के लिए किया है। जिस चीज की डिमांड थी और जो फिजिबल रूट था, सीतापुरा से लेकर वीरगिरी तक, प्रहलादपुरा से टोडी तक जो कहें, उसके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार ने किया और 13,037 करोड़ रुपए का प्रावधान इस फेज 2 के लिए किया है। राजस्थान को मिले इन दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर आज पंचलाइन में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस खास चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे कराऊं। बीजेपी से वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से बहुत जल्द भारती शर्मा जी मेरे साथ, भारती कुमाऊत जी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगी और इसके साथ प्रोफेसर एनडी माथुर साहब जो कि वाइस चांसलर हैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बतौर अर्थशास्त्री आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। सबसे पहले वीरेंद्र जी, बीजेपी से मेरा सवाल, 2 खास और बड़े प्रोजेक्ट्स जिनको लेकर राजस्थान के जो बाशिंदे थे लगातार इंतजाररत थे और ये बड़ी सौगात यहाँ पर नवाजी गई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, 8 अप्रैल 2026 का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बन गया जब नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान के संपूर्ण विकास के लिए एक ऐसा आधार तैयार कर दिया है जिसके माध्यम से एक औद्योगिक वातावरण जो राजस्थान में तैयार हो रहा है उसको प्रगति और समृद्धि दोनों मिलेगी। और इसके साथ साथ जो जयपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, जयपुर की समृद्धि के लिए और एक विश्व की विरासत का जो शहर है जयपुर, उसके यातायात को सुगम बनाने के लिए जो मेट्रो द्वितीय फेज को मंजूरी मिली है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान की प्रगति के नए सोपान लिखेगा और राजस्थान वासियों को 8 अप्रैल के रूप में एक सदैव ऐतिहासिक यादगार बनाकर हमें देगा। अच्छा वीरेंद्र जी, इसमें कुल मिलाकर जिस तरह से ये दोनों फैसले सामने आए हैं उसके बाद श्रेय लेने की होड़ सी भी मची है। कांग्रेस का कहना है कि हमारा विजन था, वहीं बीजेपी ये कह रही कि विजन 2047 है उसी की परिकल्पना ये है और उसकी ओर ये बढ़ता कदम है। देखिए प्रताप जी, विजन किसे कहते हैं ये कांग्रेस आज तक समझ नहीं पाई। चाहे मेट्रो का जब शिलान्यास किया गया तब का विषय ले लें या फिर जब रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया तब का विषय ले लें। आप कांग्रेस की कोई भी परियोजना ऐसी देख लीजिए जो इन्होंने कभी भी सरकार के 5 साल के दौरान की हो। यह परियोजना का शिलान्यास कब करते हैं? जब चुनावी वर्ष हो और इनका सरकार का कार्यकाल समाप्त होने की ओर हो। आप सितंबर 2013 में रिफाइनरी का इन्होंने शिलान्यास करवाया। शिलान्यास किसके द्वारा करवाया गया? सोनिया गांधी के द्वारा। यानी वह किसी संवैधानिक पोस्ट पे नहीं, वह कोई प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल नहीं, कुछ नहीं, और उनके द्वारा शिलान्यास करवाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब ने भी ये बात कही है। हालांकि राजनीतिक संदेश इन्हें देना था
और अगर ये चाहते हैं कि वास्तव में इन्हें कार्य करना था तो ये उससे पहले वहां पे जमीन का अधिग्रहण करते, वह इन्होंने नहीं किया। उससे पहले एमओयू लीज डीड होती, वह इन्होंने नहीं किया। और उसके लिए बजट का प्रावधान, बजट कहां से आएगा वह भी प्रावधान नहीं था। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा विषय, रिफाइनरी के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति भी नहीं मिली थी। तो आप अच्छा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को मैं कोट करना चाहूंगा। उनका कहना है कि 2013 में अगर ये काम नहीं रुकता तो ये 4 साल में बनकर तैयार हो जानी थी, और 2018 से 2023 के बीच बजट भी जो है वो आवंटित यहां पर किया गया था और युद्ध स्तर पर कार्य जारी रहा, जिसके चलते ये आज जो लोकार्पण आप कर पा रहे हैं इस प्रक्रिया तक ये पहुंची। टीकाराम जूली जी को यह पता नहीं है कि उनके समय तो मंजूरी, वित्तीय मंजूरी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस मेट्रो फेज के लिए 900 करोड़ का एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और ठीक इसी प्रकार रिफाइनरी में मैंने पहले भी कहा, पुनः कह रहा हूं, बिना किसी पर्यावरणीय स्वीकृति के, बिना जमीन अधिग्रहण के और बिना किसी लीज डीड के आपने सिर्फ और सिर्फ पत्थर लगाना, इनकी राजनीति सिर्फ पत्थर लगाने तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी की जब कार्य करती है तो किस प्रकार कार्य करते हैं होते हैं प्रताप जी समझिए। हमने सबसे पहले इसे पेट्रोल रिफाइनरी की जगह पेट्रो कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। दूसरा, वहां पे आसपास हमने पेट्रो जोन बना दिया, राजस्थान पेट्रो जोन, और उसके साथ साथ वहां पे 2 रिको केंद्र बना दिए हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए केंद्र सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। मुंदड़ा से पचपदरा तक क्रूड लाने के लिए पेट्रोल की पाइपलाइन किसने बिछाई? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। अमृतसर से जामनगर तक का हाईवे किसने बनाया? एक्सप्रेस हाईवे किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। उसमें 500 किलोमीटर राजस्थान का सितरारा है। और इसके साथ साथ 12 किलोमीटर की पचपदरा बालोतरा लाइन भी, रेलवे लाइन भी वहां पे विकसित की जा रही है। ये क्या कैसे संभव है? ये विजन से संभव होता है। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस से भारती कुमाऊत जी मेरे साथ जुड़ गई है। भारती जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी? धन्यवाद। बीजेपी 2047 का जो विजन है उसको लेकर चल रही है, और उस विजन के तौर पर बात करें तो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स राजस्थान के हाथ लगे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बिल्कुल, मैं पहले तो मेरे भाई वीरेंद्र जी को ये बताना चाहूंगी कि ये कह दें कि ये तो पूरी रिफाइनरी का काम ही 2.5 साल में माननीय भजन लाल जी की सरकार ने कर दिया है, तो मैं बिल्कुल नतमस्तक हो जाऊंगी इनके आगे। देखिए, कोई भी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हो, कोई भी सरकार हो, कम से कम हम ये तो मान के चलें कि उसमें डिले करना राज्य की जनता को नुकसान में डालना है। चूंकि 40,000 करोड़ का नुकसान आपने दिया था प्रदेश को। अच्छा, लेटर कंप्लीट फर्स्ट 40 नहीं, और आप ये नुकसान की बात करें ना प्रताप जी, 40,000 करोड़ का नुकसान राजस्थान को कांग्रेस ने दिया। तो ये उसकी बात। अच्छा भारती जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से मुखातिब थे, उनको मैं कोट करना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा है कि 2007 और 8 में जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, उनका ये विजन था। और जो मेट्रो की हम बात कर रहे हैं जी, ये भी 2010 में माननीय गहलोत जी के द्वारा रखी गई आधारशिला का ही परिणाम है। चूंकि कांग्रेस की सरकार कभी भी वोटों की राजनीति से नहीं चलती थी, हमेशा उसने राजस्थान। उन्होंने ये भी कहा कि गहलोत साहब ने गलत एग्रीमेंट किया और सोनिया गांधी से शिलान्यास इसका करवा दिया गया। नहीं, वोटों की राजनीति नहीं करते तो चुनाव से पहले क्यों शिलान्यास करते हैं? आप बताएंगे चुनाव से पहले शिलान्यास क्यों करते हैं? आप वोटों से पहले क्यों उद्घाटन करते हैं वीरेंद्र जी? 2018 में माननीय मोदी जी आए और उन्होंने इसका उद्घाटन करके एक इसे इवेंट बना दिया। और अब फिर से निकाय चुनाव, निगम चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर फिर आप उनको उद्घाटन बना करने के लिए एक डेडलाइन तो आपने आजकल में जारी करी है कि 25 अगस्त तक चालू कर देंगे। उससे पहले उद्घाटन का सिलसिला क्यों करते हैं? सरासर सारी। अच्छा, मैं इस डिबेट पर वापस लौटूंगा। इस बीच भारती जी, मैं डिबेट पर वापस लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है एसीबी से। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबोध अग्रवाल को लेकर एसीबी जयपुर पहुंच चुकी है। अग्रवाल से एसीबी मुख्यालय में लगातार पूछताछ का दौर जारी है और डीआईजी ओम प्रकाश मीणा अग्रवाल से पूछताछ में जुटे हैं। रिटायर्ड आईएएस हैं सुबोध अग्रवाल, जिन पर कई आरोप चल रहे थे और लुकआउट नोटिस उनके विरुद्ध जारी किया जा चुका था, और इसको लेकर लगातार एसीबी की टीमें उन्हें ढूंढने को लेकर प्रयासरत थी। और एक बड़ी खबर, इस वक्त सुबोध अग्रवाल को एसीबी की टीम जयपुर लेकर पहुंच चुकी है और एसीबी मुख्यालय में उनसे पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। डीआईजी ओम प्रकाश मीणा खुद सुबोध अग्रवाल से पूछताछ में जुटे हैं।
खैर फिर से चर्चा पे लौटेंगे। मेरे साथ एनडी माथुर साहब वाइस चांसलर जुड़े हुए हैं बतौर अर्थशास्त्री। माथुर साहब, मैं आम दर्शकों के हवाले से मैं बात करूं तो राजस्थान के विकास को लेकर बात करें। राजस्थान में भी जो खालिस मारवाड़ है उसके विकास को लेकर, चूंकि मारवाड़ हमेशा विकास से महरूम रहा है और कोई भी सरकारें हों इसमें कोई बात का वो गिला शिकवा नहीं है। मारवाड़ को लेकर तो निश्चित रूप से विकास है। राजस्थान के विकास में किस तरह से यह महत्वपूर्ण रहेगा? कि राजस्थान के विकास में तो महत्वपूर्ण रहेगा, पर विकास में जैसा आपने खुद बताया अभी कि विकास में मारवाड़ अब तक पीछे था, लेकिन अब वेस्टर्न राजस्थान की तरफ से विकास की कहानी लिखी जाएगी जब ये 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होगा रिफाइनरी में। और रिफाइनरी के आर्थिक प्रभाव जो होने वाले हैं, 80,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट में, और उससे जो रोजगारों का सृजन होगा, 1 लाख रोजगार सृजित होंगे कम से कम। कितने इंजीनियर्स की डिमांड होगी और कितनी एंसिलरी सर्विसेज की डिमांड होगी। उससे जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं वो कितनी पनपेगी, प्लास्टिक, पॉलीमर्स, बाड़मेर का, बालोतरा का विकास होगा, और बालू मिट्टी से तेल के निर्यात तक हम पहुंचेंगे। ये इसका एक विजन है। और सैंड ड्यून्स टू पेट्रोकेमिकल्स, मिट्टी के धोरों से पेट्रोकेमिकल्स की राह निकलेगी, रोजगार सृजित होंगे, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, इंजीनियर्स की, टेक्नीशियंस की, लॉजिस्टिक सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। विदेशी तेल आयात पर भी निर्भरता किसी हवाले तक आयातित तेल पर निर्भरता हमारी कम होगी, डिपेंडेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी आयातित तेल पर। राजस्थान की राजस्व आय बढ़ेगी, जीएसटी इनकम, टैक्स रेवेन्यू, एक्साइज इनकम बढ़ेगी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो हमारी इनकम है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो बढ़ेगा हमारा। इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा जो है वो मजबूत होगा। अगर मेट्रो की बात करें तो ये 41 किलोमीटर की जो लंबी मेट्रो बन रही है, पहला फेज पेट्रोकेमिकल का तो पहला फेज है, लेकिन मेट्रो का दूसरा फेज है। पहला फेज लगभग अनवायबल, इकोनॉमिकली अनवायबल साबित हुआ, लेकिन जो 41 किलोमीटर का जो सेकेंड फेज है, जो प्रहलादपुरा से बड़ा निर्णायक होने जा रहा है, इसमें 36 स्टेशन है बीच में, और सारे वायबल स्टेशन है। आप देखिए प्रहलादपुरा से शिवदासपुरा और जनसांगानेर होती हुई, एयरपोर्ट होती हुई, एसएमएस स्टेडियम एंड एसएमएस हॉस्पिटल, एंड देन हरमाड़ा तक। अच्छा माथुर साहब, कुछ आंकड़े सामने आए डीपीआर के मुताबिक बात करें, 75% लोग हैं जो कि सीकर, अजमेर और दिल्ली रोड का जो रोज का है उनका सफर रहता है। उत्तर से दक्षिण 30 लाख लोगों का आवागमन पूरी तरह से बना रहता है। पूर्व से पश्चिम 20.82 लाख लोग हैं रोज आवागमन जो करते हैं। कहीं ना कहीं ट्रैफिक पर एक नियंत्रण होगा, कंजेशन कम होगा, दबाव कम होगा। इससे वायु प्रदूषण को लेकर बात करें, सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में जयपुर आ रहा था। वाली जो परिवहन है वो डेवलप होगी, इससे परिवहन का एक पूरा बड़ा आधारभूत ढांचा खड़ा हो जाएगा, और इससे जो रियल एस्टेट में चेंज आएगा, इससे व्यापार में रिटेल व्यापार में चेंज आएगा, शहरी उत्पादकता बढ़ेगी। हमारी विरासत पर इसका असर थोड़ा आ सकता है कि कहां से, लेकिन मेनली ये रोड से निकल रहा है, तो ये आउटर एरिया है ज्यादा। ये इसमें कोई ज्यादा भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, और परिवहन काफी तेज हो जाएगा। इकोनॉमिक मैग्नेट की तरह ये मेट्रो को लेना चाहिए, और जो कंस्ट्रक्शन जॉब्स हैं वो बढ़ेंगे, सिविल इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा, और ये फैकल्टी और तेजी से बढ़ेगी। अभी राजस्थान टूरिज्म के नाम से जाना जाता है, कल्चर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान रिफाइनरी के नाम से जाना जाएगा, और कनेक्टिविटी एक आसान होगी तो पर्यटन को भी निश्चित रूप से यहाँ पर माथुर साहब आप ठीक कह रहे हैं, बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, मैं भारती जी का रुख करना चाहूंगा, मेरे साथ बनी हुई भारती जी। इतने तमाम फायदे जिस तरह से माथुर साहब बता रहे थे, क्यों ना राजस्थानी होने के नाते खुले दिल से अब इसका समर्थन किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, यदि कोई भी महत्वाकांक्षी योजना, और जो ये तो मैं जरूर कहूंगी कि इसके पीछे होता है कांग्रेस सरकार का हाथ, और हम विकास के लिए हमेशा सरकार के साथ ही होते हैं, कभी इसका विरोध नहीं करते। लेकिन हमारी कहने की जो परंपरा है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, तो हम ये तो कहेंगे कि साहब इसकी एक डेडलाइन दे दीजिए, आप इस पे कितना खर्च करने वाले हैं, क्योंकि इनका सीधा सीधा बात देखिए, राजस्थान की जनता के टैक्स का पैसा लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट में, और चूंकि राजस्थान कर्जे में भी डूबा हुआ प्रदेश है, तो निश्चित रूप से कर्जा और बढ़ने वाला है। और चूंकि सरकार, ये HPCL जो है ये भी सरकार का ही उपक्रम है, तो निश्चित रूप से सरकार को भी इसमें एड ऑन करना पड़ेगा, और इसका पैसा, सरकार का जो पैसा जो इसमें एड ऑन होगा, उसका खर्चा सीधा सीधा जनता पर पड़ेगा। ठीक है, वीरेंद्र जी का रुख करना चाहूंगा। डेडलाइन यहाँ पर वीरेंद्र जी मांगी जा रही है, और ये तो मानना पड़ेगा समय तो इन दोनों योजनाओं में काफी लगा, ठीक नहीं है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी
कि जो मेट्रो का काम जो हम कर रहे हैं, कम से कम जो अनावश्यक फ्लाईओवर जो बनाए जा रहे हैं उनको कम करा जाए, उन पे अनावश्यक सरकारी पैसा न लगाकर मेट्रो का काम, और वो भी बिल्कुल उस रूट पे, क्योंकि अभी भी मेट्रो मेरे हिसाब से बिल्कुल जिस तरीके का हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा निश्चित रूप है। से। तो कम से कम उसका रूट इस तरह से ही निश्चित हो जहां वास्तव में ट्रैफिक जाम की समस्या है, जहां आम जन का आवागमन नहीं, हद मेरे से ख्याल से ज्यादा भारती जी है, इस बार वाला ताकि जो उसके फेज 2 का जो सकारात्मक रूट है वो तो परिणाम मेरे ख्याल से हमारे ठीक सामने रूट है, क्योंकि 2 कोनों को वो जी। जोड़ रहा है और ट्रैफिक की सबसे ज्यादा समस्या इन्हीं सड़कों पर अक्सर बनी नजर आती। खैर वीरेंद्र जी, वैसे तो जयपुर की कोई भी सड़क अछूती नहीं है, बल्कि और मैं तो ये कहूंगी कि ज्यादा दुर्घटनाएं, हमारी जो सड़क की समस्याएं हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर जो समस्याएं हैं, सरकार को इन प्रोजेक्ट्स के साथ, यदि केंद्र सरकार इतना बजट दे रही है तो वो केवल ऊंट के मुंह में जीरा साबित न हो। आमजन की जो धरातल से जुड़ी हुई समस्याएं, सड़कों की समस्याएं, जो आजकल राजस्थान जिस तरीके से खाद, बीज, यूरिया, इन सबकी जिन समस्याओं को, भारती जी खाद बीज पे भी बात करेंगे, फिर कभी बात करेंगे। पहले आपने इन 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं उनका जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र जी, भारती जी मैं फिर से रुक करूंगा आपका। वीरेंद्र जी जी देखिए, एक भारती जी का विजन क्या था, इनकी दृष्टि क्या है, इनकी सोच क्या है, इनके शब्दों से सामने आया है। ये एक बात भूल जाते हैं कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ, जिस प्रकार से रिफाइनरी में इन्होंने राजस्थान को 40,000 करोड़ का घाटा दिया, वह राजस्थान की जनता का पैसा था, तब इन्हें नहीं दिखा। इन्हें वह समय नहीं दिखा जब इन्होंने मेट्रो रेल लाइन का इस प्रकार का क्षेत्र निर्धारित किया जो परिचालन व्यय के अकॉर्डिंग ही नहीं था। और उसके कारण क्या हुआ, राजस्थान को प्रतिवर्ष 1,16,87 लाख का नुकसान हो रहा है। 16,87 लाख का प्रतिवर्ष का नुकसान हो रहा है राजस्थान को। बस किसकी देन है? जब ये श्रेय भी लेते हैं तो फिर ये भी मानिए कि आपकी गलती थी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये बड़ी बड़ी बातें केवल बेबाक बातें हैं, उसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि ये बयानवीर है, ये कुछ भी कह सकते हैं। किया कुछ नहीं 5 साल में कि ये करे वो करे, केंद्र सरकार राज्य सरकार। भैया इनका मुख्यमंत्री तो दिल्ली जाने से तक भी डरता था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी कुर्सी छिन जाएगी दिल्ली जाएगी। तो ये जब परियोजनाएं तभी आती है जब केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वही किया। एक डबल इंजन की सरकार किस प्रकार कार्य करती है आप देखिए, 6 महीने के अंदर डीपीआर बनकर तैयार हो गई और 6 महीने के अंदर स्वीकृति मिल गई। आज केंद्र सरकार ने जो स्वीकृति दी हमारी मेट्रो फेज 2 को, 41 किलोमीटर का जब यह मेट्रो फेज 2 बनेगा तो राज्य जयपुर के प्रमुख केंद्र, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे एसएमएस हॉस्पिटल से जोड़ना हो, चाहे एसएमएस स्टेडियम से जोड़ना हो, चाहे उसे रेलवे स्टेशन से जोड़ना हो, और जो हमारा प्रमुख कोऑपरेटिव सेक्टर कारपेट सेक्टर है आप अहिंसा सर्किल के आसपास, वह जोड़ना हो, या फिर नया विस्तार जहां हो रहा है, आप चाहे सीतापुरा औद्योगिक केंद्र ले लीजिए, वीकेआई ले लीजिए, या फिर आगे टोडी हरमाड़ा तक ले लीजिए, वह सब जब इससे कनेक्ट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जयपुर की समृद्धि के जो द्वार हैं वो खुलेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। लेकिन कांग्रेस को यह सब समझ नहीं आता। उनका कार्य सिर्फ एक ही है कि राजनीतिकरण कैसे करें, चुनाव के समय कैसे पत्थर लगाए, और पत्थर भी ऐसे लगाए जिसका केवल राजनीतिक संदेश हो। और इसके साथ आप देखिए प्रताप जी किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। यह एक ऐसा मॉडल जो टीओडी पर आधारित है। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट इसमें है। आपके केवल मेट्रो ही नहीं होगा उस पे काम, उसके साथ साथ बस मार्ग भी जुड़ेंगे, उसके साथ साथ पैदल मार्ग भी जुड़ेंगे और ई रिक्शा मार्ग भी जुड़ेगा। यानी इस प्रकार की नीति बनाई गई है जो मेट्रो पॉलिसी जो थी मोदी सरकार की, उसको साथ जोड़कर बनाया गया। फिर से आऊंगा। एनडी माथुर साहब मेरे साथ बने हुए। माथुर साहब देखिए, जो कनेक्टिविटी के अंदर जो मुख्य स्टेशन दिए गए हैं वो निश्चित रूप से हालांकि सराहनीय है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में कनेक्टिविटी, तमाम इस तरह की एसएमएस हॉस्पिटल जहां पहुंचना आसान होगा। अब बात कर लेते हैं रियल एस्टेट को लेकर, तो उसकी तो निश्चित रूप से ग्रोथ होगी। मल्टी स्टोरी जो आवासीय योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पर संबल मिलता दिखेगा। बिल्कुल, मल्टी स्टोरी आवासीय योजनाओं को संबल इसलिए मिलेगा क्योंकि परिवहन अगर तेज होगा तो दूर से दूर इलाकों तक पहुंच सकेंगे। तो जो रियल एस्टेट दूरस्थ इलाकों में खड़ी है, चाहे वो विद्याधर नगर है, चाहे वो और विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो हरमाड़ा है, या इधर प्रहलादपुरा शिवदासपुरा में भी खड़ी हुई हैं, वहां तक जब पहुंच आसान हो जाएगी मेट्रो के माध्यम से तो उसको गति मिलेगी। स्पेशली जो आपकी रियल एस्टेट वाली जो आप बात करें उसको गति मिलेगी, विकास को। अच्छा, कांग्रेस से भारती जी मेरे साथ बनी हुई। भारती जी, जिस तरह से इससे पूर्व भी विधानसभा में हमने बहस देखी,
2 साल बनाम 5 साल को लेकर जिस तरह से बहस हो रही थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो कार्यकाल रहा है अब तक का, उसमें 2 बड़ी और उपलब्धियां, तो इसको किस तरह से अब आप नकारेंगे? प्रताप जी, पहले तो मैं वीरेंद्र जी ने जो प्रश्न लगाए मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। ये केवल चैनल पे बैठकर केवल कांग्रेस को कोसने के अलावा अपनी योजनाएं की बात तो आप खुद कर रही हैं, कोसने की बात आप खुद करिए। आपको पता आपने इससे पहले क्या बोला है? मुझे बोलने आपने क्या बोला इससे पहले? आप अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए ना, आपने क्या बोला? एक बार इनको 5 साल में नहीं, प्रताप जी ऐसे नहीं चल सकता। ये 5 साल में कुछ करेंगे नहीं। विपक्ष में बैठते समय इनको विजन याद आता है, विपक्ष में बैठते तब इनको विकास कार्य याद आते हैं। 5 साल में होटलों से बाहर निकलते ना आप। केवल राजस्थान को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया, बलात्कार में राजस्थान को नंबर 1 बनाया, ST/SC हत्याकांडों में राजस्थान को नंबर 1 बनाया, और अब विपक्ष में आने के बाद इनको विजन दिखता है, इनको विकास दिखता है, और जब विकास कार्य होते हैं उसमें भी अड़ंगा लगाते हैं। सरकार के कार्यकाल में लगी नहीं, प्रकार की गंदी राजनीति राजस्थान में जरूरत नहीं है। आप राजस्थान अब आगे बढ़ चुका है, आप अपना भ्रष्टाचारी विजन अपने साथ ही रखें। ठीक है, आराम से बात कर लेते हैं, जो दर्शक देखने वाले हैं उन तक भी ये बातें पहुंचे। जी, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए, जवाबदेही से तो आप बचे थे ना। 5 साल तक आपने क्या किया? क्यों मेट्रो फेज 2 को लटकाए रखा आपने? जवाबदेही से आप बच रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री दिल्ली क्यों नहीं जाते थे? केंद्र सरकार के साथ सहयोग क्यों नहीं करते थे? आप देखिए प्रताप जी, हमारे यहाँ पे जो केंद्र सरकार मेट्रो पॉलिसी लेकर आई थी उसके तहत भी काम नहीं हुए। केंद्र सरकार के अनेकों योजनाओं का पैसा लैप्स हो गया, और ये जवाबदेही की बात कर रहे हैं। भाई जब आप सरकार में थे तब आपने अपनी जवाबदेही ठीक है। अच्छा भारती जी, ये तो मानना पड़ेगा, लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरे भी दिल्ली के कर रहे थे, और दिल्ली के दौरों के बाद ये जो तस्वीर निकलकर सामने आती है, 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की निकलकर सामने आती है। भजनलाल जी के दौरे परिणाम दिखाते हैं, और वो 2 परिणाम आज जयपुर की जनता हो, राजस्थान की जनता हो, पूरा विश्व देख रहा है कि जयपुर को किस प्रकार क्या परिलाभ मिलने जा रहे हैं। आप देखिए इस योजना जो मेट्रो परियोजना जो सरकार में हुआ है, भूमि अधिग्रहण 9,000 एक करके बात कर लेते हैं, दर्शकों तक आवाज पहुंचे। भारती जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। जी भारती जी, आर्थिक सामाजिक व्यवहार्यता में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो 15% से अधिक का परिलाभ देगा। इनके समय से एक भी योजना बता दीजिए जो 5% से अधिक का परिलाभ दे रही हो। बजट में इसका मतलब समझते हैं भारती जी, मतलब समझते हैं आर्थिक सामाजिक परिलाभ व्यवहार्यता समझते हैं क्या आप? EIRR समझते हैं? इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस का कोई विजन नहीं है। हमने इसका EIRR का 15। ठीक है, अब आराम से बहस कर लेते हैं, आराम से बहस कर। मेरे पास समय की कमी है, आप दोनों से ही मैं कहना चाहूंगा, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। वोट के पीछे भारती जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। भारती जी, दोनों जो बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं आपकी, भारती जी को बोलिए कि आप अभी सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति वंदन अभियान में भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। 33% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण के लिए देने जा रही है। तो यह देश की जो विकसित भारत की कल्पना हमने जो की है उसमें हम आपकी सहभागिता लेना चाहते हैं। भारती जी, सबसे पहले तो वीरेंद्र जी के सवाल पर आपका जवाब, और उसके बाद आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, चूंकि मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। बिल्कुल प्रताप जी, मैं बता देती हूँ कि 30 साल से इस नारी शक्ति वंदन का इन्होंने नाम बदल दिया है। महिला आरक्षण विधेयक को 30 साल से 2014 से पहले इनकी सरकार थी, क्यों नहीं लेके आए? कोई नीति भी बनाई आपने? प्रताप जी, यही होती है गंदी राजनीति, कौन करता है और कार्य कौन करता है, यही फर्क जनता समझती है। इसीलिए केंद्र में कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, आपकी भारती जी आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, चूंकि समय हो चुका है, ज्यादा समस्या। हम बिल्कुल, ये चूंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार की देन है और इन्होंने मात्र उस पर टीकी लगाकर अपना क्रेडिट लिया है, ये निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों की एक लिए लाइफ लाइन का काम करेगी। किंतु फिर भी चूंकि अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रतिपक्ष के होने के नाते हमारा काम है सकारात्मक प्रश्न रखना। आप ये बताइए कि आखिर इसकी डेडलाइन क्या है, रिफाइनरी कब से चालू हो जाएगी?
कितने लोगों को आपने 7 साल में रोजगार दे दिया, एक श्वेत पत्र तो जारी कर दीजिए। इतनी तो ड्यूटी आपकी बनती है, सारा क्रेडिट लेने के साथ साथ इतना सा जिम्मेदारी का काम भी कौन। ये तो खैर भारती जी एक हेल्दी सवाल कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, आपने राजस्थान की जनता के हित में प्रश्न किया, का नुकसान किया है। आपने राजस्थान की जनता के हित का प्रश्न किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। पहले तो 40,000 करोड़ का जो घाटा राजस्थान ने दिया, जनता उसका तमाचा आपको विधानसभा चुनाव में हराकर दे चुकी है। इसकी डेडलाइन तैयार है, जुलाई में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा रिफाइनरी का, और उसके साथ साथ मेट्रो की भी डेडलाइन सितंबर 2031 दे दी गई है। हम आपकी तरह नहीं करते कि 60 और 70 के दशक में जो पत्थर लगाए थे ना आपने ब्रिजों और पुलों के, आपकी इंदिरा गांधी जी ने या नेहरू जी ने जिसने भी लगाए थे, उन पे काम ही नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद उनका मैं आप दोनों के पास फिर लौटूंगा, सहयोगी मेरे सहयोगी, मैं फिर से लौटूंगा आप दोनों के पास जी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, अधिराज सिंह नरूका मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। अधिराज, 2 बड़े फैसले राजस्थान को नवाजे गए, 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह से देख रहे हैं? जनता पार्टी कर रही है जो भारती जी, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। जो मोदी सरकार की कैबिनेट में जो 2 बड़े फैसले राजस्थान के लिए हुए वो काफी ऐतिहासिक, और इस बात को लेकर बीजेपी दावा कर रही है कि जो एक संकल्प भारत सरकार ने यहां पर लिया था कि राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़े करेंगे, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा रिफाइनरी का लोकार्पण पीएम मोदी 21 अप्रैल को करेंगे। इससे जो पश्चिमी राजस्थान का सुदूर इलाका है वहां के लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा, और राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जो एक बड़ा कर्जा राजस्थान पे कहा जाता था, कहीं ना कहीं राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत होगी, राजस्थान के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, रिफाइनरी पर सियासत बहुत लंबे समय से चल रही है। जब 2008 से 13 में गहलोत सरकार थी, उस दरमियान उसका शिलान्यास किया था, तो बार बार कहा जा रहा था कि जब 2013 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, फिर से शिलान्यास किया, तो कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उस वक्त आनंद फानन में उसका शिलान्यास किया गया था, कोई अच्छे तरीके से एमओयू नहीं किया गया था, और बिना किसी फाइनेंस अमाउंट के वो इस तरीके का उसकी शुरुआत की गई थी। अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने एक बड़ी सौगात राजस्थान की जनता को दिया है, जिससे आने वाले समय में लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा और राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। दूसरी बात है मेट्रो की लगातार आम लोगों की चर्चा थी कि ये जो रूट है, जो अभी पहले से मेट्रो का पहला फेज है, वो ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ था, और उसमें ये हमने देखने को भी मिला कि किस तरीके से घाटे में मेट्रो चल रही थी। इस रूट को, ये बहुत लंबा रूट कहीं ना कहीं लेने का काम किया, और लगभग जो राजधानी जयपुर के लगभग सभी जो प्रमुख स्टेशन हैं वो इस पे कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इससे समस्या का समाधान भी मिलेगा, जो एक ट्रैफिक की बड़ी समस्या है उसका भी समाधान मिलेगा। और कांग्रेस जो बार बार ये कह रही है कि जो कई बार ये तंज कसते थे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बार बार दिल्ली क्यों जाते हैं, उसको लेकर भी आज तस्वीर साफ हो गई। मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी कि पहले जब गहलोत बार बार दिल्ली जाते थे तो रिचार्ज कूपन करवाने के लिए जाते थे कि सरकार अब 6 महीने के लिए और चल जाए, 3 महीने के और लिए चल जाए, लेकिन भजनलाल शर्मा सिर्फ 3 घंटे के लिए दिल्ली गए और राजस्थान के लिए 2 बड़ी सौगात लेकर आए, जो राजस्थान के विकास के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगी। ठीक है, इस खास चर्चा में आप सभी जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो 5 की पंचलाइन डिबेट आप देख रहे हैं, 2 बड़े प्रोजेक्ट जो कि राजस्थान को नवाजे गए, जहां विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि उनका विजन है, वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है विजन 2047 यूसी की ओर बढ़ते हुए कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस खास चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।